जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। सबकी बड़ी खबर के साथ आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों। न्यूज 24 के एंकर ने बताया मध्य प्रदेश में बनने जा रही है कांग्रेस पार्टी की सरकार। बताएंगे आपको माहौल क्या है कि बड़े एंकर की तरफ से बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर दी गई है दोस्तों। बताएंगे किस तरीके के आंकड़े उन्होंने जारी किए हैं। इसी के साथ में जैसे ही मध्य प्रदेश का चुनाव खत्म हुआ वैसे ही सटोरी से फोन लगाकर पत्रकार ने पूछे सवाल, तो बताएंगे सट्टेबाजों ने क्या कहा है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है दोस्तों। इसी के साथ में राजस्थान के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी कन्हैया लाल हत्याकांड का बड़ा मुद्दा बना रही है और ऐसे में बार बार असम के मुख्यमंत्री के द्वारा राजस्थान में की जा रही टिप्पणी पर अशोक गहलोत ने चेतावनी दी है। बताएंगे उन्होंने किस तरीके से हड़काया है दोस्तों। इसी के साथ में दुनिया भर में विश्व गुरु की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी को मालदीव ने तगड़ा झटका दिया है दोस्तों। बताएंगे आपको बीजेपी की फॉरेन पॉलिसी औंधे मुंह गिरती दिखाई दे रही है। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट की तरफ सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता ने परिवर्तन के लिए बंपर वोट डाले हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 2018 के मुकाबले लगभग 0.6% ज्यादा लोगों ने वोट डाला है। 2018 में 75.63% वोट डाले गए थे, जबकि 2013 में 72.1 और 3 वोट डाले गए थे दोस्तों। लेकिन इस बार के आंकड़े कुछ अलग ही दिखाई दे रहे हैं। लगभग 0.6% ज्यादा लोगों ने वोट डाला है। 76.2% लोगों के द्वारा ये वोट किए गए हैं। 2018 में जब परिवर्तन हुआ तब लगभग 3% ज्यादा लोगों ने वोट डाला था और अब आंकड़ा एक बार फिर से और ज्यादा बढ़ चुका है, यानी परिवर्तन से आगे का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। दरअसल दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर जो जानकारी मीडिया में दी जा रही है उसके अनुसार ज्यादातर महिलाओं ने इस बार जमकर वोट किया है और इस तरीके के वोटों के एनालिसिस के बाद कई सारे वरिष्ठ पत्रकार हैं जो मानते हैं कि इस बार परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल दोस्तों राजनीतिक विश्लेषक मयंक शेखर मिश्रा का मानना है कि इस बार ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ज्यादा वोट डाले गए हैं। शहरी क्षेत्रों में मात्र 70% के आसपास वोट पड़े हैं, बाकी रूरल एरिया यानी ग्रामीण एरिया में सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं। और आप लोग जानते हैं कि जब ग्रामीण इलाकों के अंदर ज्यादा वोट पड़ते हैं तो कांग्रेस पार्टी उस चुनाव को जीतती है। इसी के साथ में दोस्तों जब पिछली बार के वोट परसेंटेज से ज्यादा अगली बार वोट परसेंटेज हो जाए, यानी जैसा मध्य प्रदेश में हुआ है पिछली बार से इस बार ज्यादा वोट पड़े हैं, तो परिवर्तन हमेशा होता है। ज्यादातर केसों में ऐसा देखा गया है। अभी हाल फिलहाल के अंदर दो बड़े उदाहरण है, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका के साथ साथ गुजरात, जहां पर हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका के अंदर जनता ने पिछली बार से ज्यादा वोट डाला था और कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई थी। गुजरात में जनता ने पिछली बार की तुलना में इस बार कम वोट डाला था और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनी थी। यानी जो स्थानीय सरकार होती है, जो वर्तमान की सरकार होती है, उसको बदलने के लिए अमूमन परिवर्तन के लिए ज्यादा वोट पड़ना जरूरी होता है। और मध्य प्रदेश के अंदर इस तरीके के संकेत के बाद स्पष्ट हो चुका है कि आंकड़ा पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने वाला है दोस्तों। इसी और संकेत किया है न्यूज 24 के पत्रकार राजीव रंजन ने, जो न्यूज 24 में माहौल क्या है शो करते हैं और आप लोग जानते हैं कि कितने पॉपुलर हैं। उन्होंने लगभग 50 से ज्यादा विधानसभा का दौरा किया है। इसके बाद अपने यूट्यूब चैनल पर उनकी ओर से जानकारी देते हुए बताया गया है कि मध्य प्रदेश के अंदर इस बार कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी को 118 से 130 सीटों के आसपास मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 90 से 100 के बीच में सिमटने जा रही है। उनके एवरेज की बात करें तो 124 सीटें वो कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं, यानी बहुमत से 8 सीटें ज्यादा कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, जबकि बीजेपी 95 सीटों पर आकर अटक सकती है। पिछली बार से कम सीटें बीजेपी को इस बार मिलेगी। इस तरीके की जानकारी सामने आने के बाद स्पष्ट हो चुका है कि वरिष्ठ पत्रकार जो ग्राउंड स्तर पर घूम रहे हैं वो भी कांग्रेस पार्टी की लहर की बातें कर रहे हैं। और जिस तरीके से वोटिंग पैटर्न देखने को मिला है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख कर बताइएगा दोस्तों। इसी के साथ में मतगणना से पहले मध्य प्रदेश के अंदर किस तरीके का माहौल है, सटोरी किसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, किसकी सरकार बनवा रहे हैं, इसके लिए आज तक के संवाददाता विमल भाटिया की ओर से एक फोन कॉल किया गया, जिसमें सटोरी से पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश के क्या हाल है। इस पर सटोरी जवाब देते हुए कहता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 120 प्लस और भाजपा 100 के आसपास सीटों पर सिमटेगी। इस तरीके की जानकारी सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के पूरे राजनीति की दिशा तय होती नजर आ रही है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ क्या परिवर्तन के ही ये संकेत है, क्योंकि मध्य प्रदेश के रहली विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पर हमले की खबर सामने आ रही है, यानी चुनाव होने के बावजूद अगले दिन भी लगातार हमला मारपीट की खबरें सामने आ रही है। पुलिस प्रशासन के सोने पर नाराजगी व्यक्त की जा रही है। लोग कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन सो रहा है, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पर हमला किया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए बताया गया है कि किस तरीके से क्षेत्र में फायरिंग करते हुए डराने धमकाने का काम चल रहा है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने 20 नवंबर को राजस्थान में 2 जनसभाओं को संबोधन करने की बात कही है। केकड़ी और जहाजपुरा के अंदर कल उनकी सभाएं होने वाली है दोस्तों। जो भी अपडेट आएगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे। साथ साथ सत्यपाल मलिक बोले, कहा अगर मोदी 2024 में जीत गए तो मुझे जेल में डाल देंगे। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक की ओर से ये टिप्पणी की गई है। वहीं राजस्थान के विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम अशोक गहलोत
गहलोत ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को बड़ी नसीहत दी है। उन्होंने असम के सीएम के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वो जरूरत से ज्यादा बोल रहे हैं, उनको कोई लाइक नहीं करता है, वो जिंदगी भर कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, अब वो इस तरीके का बयान देकर अपने आप को भाजपा से बड़ा भाजपाई साबित करने के पीछे लगे हुए हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि हम बीजेपी कैडर से कम नहीं है। चुनाव में राज्य सरकार की काम पर वोट मांगना चाहिए। हमने जो 5 साल में काम किए हैं उस पर बहस होनी चाहिए। राजस्थान में लोग बीजेपी पर हंस रहे हैं, बीजेपी के बाहर के नेता आकर अलग अलग तरीके की बातें यहाँ पर करते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों राजस्थान के स्थानीय नेता अशोक गहलोत बीजेपी के बाहरी नेता असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को अपने निशाने पर ले रहे हैं। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा अपने चुनावी रैली के अंदर पूरा अपना भाषण मुगलों और हिंदू मुसलमान मुद्दे के इर्द गिर्द ही रख रहे हैं और यही बड़ा कारण है कि माना जा रहा है कि बीजेपी जानबूझकर उनसे चुनाव प्रचार करा रही है, जैसा कि विपक्ष ने आरोप भी लगाया है। साथ साथ खड़गे बोले, कहा भाजपा दलितों को मारने पीटने वालों को टिकट देती है। गहलोत ने कहा कि बीजेपी की कथनी करने में अंतर है, मोदी शाह झूठे वादे करते हैं। साथ साथ उदयपुर के अंदर रोड शो करने के लिए शाम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे। उन्होंने कहा कि कन्हैया लाल हत्याकांड का मुद्दा उठाकर बीजेपी इस पूरे मामले पर माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है, जबकि तत्काल कार्रवाई करते हुए राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उन अपराधियों की गिरफ्तारी करवाई और एनआईए को केस सौंप दिया, लेकिन इसके बावजूद एनआईए ने अभी तक फाइनल रिपोर्ट नहीं सौंपी है। इस पर बीजेपी को जवाब देना चाहिए, न कि कांग्रेस पार्टी को। वहीं छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के लिए मतदान समाप्त हो चुके हैं। मतदान के समाप्त होने के बाद कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों जीत के अलग अलग दावे कर रही है। बैठक के पहले दिन शनिवार को प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने 41 कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के साथ चुनाव को लेकर मंथन किया है। दूसरे दिन 39 प्रत्याशियों को और बुलाया जाएगा चर्चा करने के लिए। 41 प्रत्याशियों को बुलाए जाने के पीछे जो तर्क दिया जा रहा है वो ये कि कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि 41 के 41 उम्मीदवार चुनाव जीत कर आएंगे। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि की ओर से लंबित 10 विधेयकों को बिना मंजूरी दिए डीएमके सरकार को वापस लौटा दिया था। इन सभी 10 विधेयक को शनिवार को तमिलनाडु विधानसभा के विशेष सत्र से सर्वसहमति से पारित कर दिया गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन विधेयक पर जल्द फैसला RN रवि को लेना है, मामले को ज्यादा लंबित नहीं किया जा सकता और वापस से बिल गवर्नर के पास भेज दिए गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि गवर्नर साहब इस पर कोई फैसला लेंगे, क्योंकि गवर्नर का काम राज्य सरकार को सुचारू रूप से चलाने का होता है, न कि राज्य सरकार के काम में अड़ंगा डालना। सुप्रीम कोर्ट की ओर से पंजाब और तमिलनाडु के गवर्नर को जमकर फटकार लगाई गई थी और उसके बाद ये अपडेट है दोस्तों। साथ साथ गेट आउट रवि सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड होता नजर आया है। गवर्नर को लेकर इस तरीके के ट्रेंड भी कराए जा रहे हैं। साथ साथ घर घर जाकर मोदी की पोल खोलनी है, मैं जेल में रहूं या बाहर रहूं, इस बार दिल्ली की एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिलनी चाहिए, सारी की सारी सीटें हम लोग जीतेंगे। साथ साथ इंदौर के अंदर 73% मतदान के बाद शाम को जब ईवीएम जमा करने के लिए मतदान दलों के कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा तो मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। नेहरू स्टेडियम में व्यवस्था चरमरा गई। मतदान दल के कर्मचारियों से सामग्री लेने के लिए जिन अधिकारियों को मौजूद रहना चाहिए था वो गायब नजर आए। इस मामले को शेयर करते हुए सवाल पूछे जा रहे हैं और अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय समिति के नेता के कविता तेलंगाना में इत्तिक्याल में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंची, वहां जाते हुए बेहोश हो गई। विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान बेहोश होने की पहली बार खबर सामने आ रही है। दोस्तों क्या कांग्रेस पार्टी के बढ़ते ग्राफ के कारण उनके साथ ऐसा हुआ है या फिर वाकई उनका कोई हेल्थ का प्रॉब्लम है? जो भी अपडेट आगे आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ सट्टा बाजार को लेकर भारतीय जनता पार्टी समर्थित मीडिया ग्रुप का मानना है कि बीजेपी 107 से 110 सीटें, कांग्रेस पार्टी 113 से 116 सीटें जीत सकती है। साथ साथ दोस्तों मालदीव के सरकार ने आखिरकार भारत की सरकार को कहा है कि आप अपने मिलिट्री को मालदीव से हटा लीजिए। यानी मालदीव में नए नए राष्ट्रपति बने हैं मोइजू, जो चाइना के समर्थक बताए जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें करती है, वैश्विक राजनीति में भारत का डंका माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की नीति सफल हो रही है, इस तरह की कई बातें बीजेपी आए दिन करती रहती है दोस्तों। और ये खबर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दावे को करारा तमाचा है, जहां पर मालदीव की सरकार भारत के मिलिट्री को मालदीव से हटाने की बात कर रही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी सरकार को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, क्योंकि मालदीव हमेशा से भारत का एक सहयोगी देश रहा है और ऐसे में एक राष्ट्रपति बदल जाने मात्र से भारत की आर्मी को हटाए जाने के लिए कहा जा रहा है, जिसके कारण भारत की सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज होगी, क्योंकि चाइना अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा मालदीव के अंदर। तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की स्ट्रेटजी का जबरदस्त फेलियर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर स्पष्ट कीजिएगा। साथ साथ दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया एक इंटरव्यू दे रहे थे। इंटरव्यू के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया अखिलेश यादव को ओबीसी समाज का बड़ा नेता बताते हुए कहते हैं कि अखिलेश यादव को लेकर जो कमलनाथ ने शब्दों का इस्तेमाल किया, अखिलेश ये स्पष्ट तौर पर ओबीसी समाज का अपमान है। अखिलेश एक ओबीसी समाज से आने वाले नेता हैं। साथ साथ दोस्तों असम के सीएम बोले, कहा गहलोत ने लूट की सरकार चलाई है, सभा में मधुमक्खियों का हमला बीजेपी के हुआ है। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता
पार्टी के नेता एक पेड़ के नीचे प्रचार कर रहे थे। डूंगरपुर में 84 विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी सुशील कटारा की पेड़ के नीचे हो रही नुक्कड़ सभा में मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले के बाद बीजेपी के प्रत्याशी और लोगों ने दरी पट्टी के अंदर छिपकर अपनी जान बचाई है। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लोग बीजेपी नेता पर कटाक्ष भी कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों, नफरत फैलाने वाली बीजेपी किस मुंह से कन्हैया लाल हत्याकांड की बात करती है। कांग्रेस सरकार ने कन्हैया कुमार के दोनों बेटे को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए की मदद की। पकड़े गए दोनों आतंकी बीजेपी के कार्यकर्ता थे। जांच एनआईए के पास है तो किस बात का इंतजार है। सुप्रिया शिनेट की ओर से पूरे मामले पर वीडियो शेयर करते हुए भाजपा को आड़े हाथ लिया गया है। साथ साथ तेलंगाना में प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता और कर्नाटका के मंत्री BZ जमीर अहमद खान के बयान पर विवाद शुरू हो गया है। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि मैंने सिर्फ कांग्रेस सरकार द्वारा मुस्लिम समुदाय को दिए गए सम्मान का जिक्र किया था, किसी और के बारे में अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। जमीर अहमद ने तेलंगाना में प्रचार के दौरान कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एक मुस्लिम यूटी खादर को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया, जिसके सामने अच्छे से अच्छे बीजेपी के नेता सलाम करते हैं। कर्नाटका सरकार में आवास, वक्फ और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा कि कर्नाटका के इतिहास में कोई भी मुस्लिम विधानसभा का अध्यक्ष नहीं बना, लेकिन कांग्रेस ने इस बार समुदाय के एक व्यक्ति को बड़ा सम्मान दिया है। जमीर अहमद ने कहा कि कर्नाटका के इतिहास में कोई भी मुस्लिम समुदाय से विधानसभा का अध्यक्ष नहीं बना था। उन्होंने जो बातें कही है कि भाजपा के अच्छे अच्छे नेता साहब नमस्कार इस तरीके के शब्द बोलते हैं तो भाजपा के लोग इससे भड़क गए और कांग्रेस पार्टी के नेता पर निशाना साधने लगे। बीजेपी के लोगों का कहना है कि ये पूरे भारतीय जनता पार्टी और MLA का अपमान किया जा रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। साथ साथ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के रायपुर के अंदर भी बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मारपीट की खबर भी आ रही है। विधायक विकास उपाध्याय ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर थाने का घेराव भी किया है। साथ साथ उज्जैन उत्तर से बड़ी खबर आई है। दिग्गज बीजेपी के नेता की बहन को फर्जी मतदान करते हुए पकड़ा गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए दावा किया गया है कि वार्ड नंबर 19 की एक घटना है, जहां पर बीजेपी के लोग काफी सक्रिय हैं और फर्जी वोट भी करवा रहे हैं, यानी किसी और के नाम पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता की बहन वोट डालने के लिए आई है। साथ साथ दोस्तों, शिवसेना UBT के नेता और MP आदित्य ठाकरे के ऊपर FIR दर्ज की गई है। दावा किया गया है कि उन्होंने अपने विधानसभा के अंदर एक मेट्रो के उद्घाटन का कार्यक्रम खुद से कर दिया, जबकि उद्घाटन के लिए सरकार के लोगों को आना था। इस पर आदित्य ठाकरे का कहना है कि मैंने कोई गलत नहीं किया, क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये उद्घाटन हो रहा था तो मैंने जाकर खुद उद्घाटन कर दिया है। और जो लोग कह रहे हैं कि मैंने इलीगल काम किया है, उनको समझना चाहिए कि इलीगल तो सरकार है। जनता ने तो हमारी सरकार बनाई थी, लेकिन इलीगल तरीके से इनकी सरकार बन गई है और ये लोग मुझे इलीगल काम करने वाला बता रहे, मेरे खिलाफ FIR दर्ज कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों, हेलीकॉप्टर से प्रचार करने के लिए पहुंची वसुंधरा राजे सिंधिया और जैसे ही मंच की तरफ आगे बढ़ने लगी, अचानक से वो पीछे मुड़ी और हेलीकॉप्टर की तरफ जाने लगी। इसके बाद कार्यकर्ता चौंक गए। उन्हें लगा कि शायद वो यहाँ रैली नहीं करेंगी, कहीं और चली जाएंगी, लेकिन बाद में उन्हें देखा गया कि वो हीरे की अंगूठी ढूंढ रही थी। दरअसल हीरे की अंगूठी उनकी खो गई थी, जिसे ढूंढने के लिए अपने हेलीकॉप्टर के पास वो गई थी। साथ साथ दोस्तों, वोट मांगने पर क्या बीजेपी कार्यकर्ताओं को पेड़ से बांधकर लोगों ने पीटा है, पार्टी का झंडा जलाकर क्या हाय हाय के नारे लगाए हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर किया जा रहा है। इस पर दैनिक भास्कर ने फैक्ट चेक किया और पता करने की कोशिश की क्या ये वाकई सही है। तो पता चला है कि 3 साल पहले डेगाना विधानसभा क्षेत्र के अंदर पंचायत समिति का नव गठन हुआ था। इसके लिए चुनाव चल रहे थे। पदाधिकारियों को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पेड़ से बांध दिया था और भाजपा के खिलाफ नारे लगा रहे थे। और इस फैक्ट चेक में ये निष्कर्ष निकलता है कि ये जो वीडियो है ये पूरी तरीके से ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, बीजेपी के लोगों को पेड़ से बांध दिया गया है और भाजपा के कार्यकर्ता ही ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ये अभी के चुनाव के संदर्भ में पूरी तरीके से गलत है। ये पुराना वीडियो है। साथ साथ दोस्तों, गुलाब चंद कटारिया गाड़ी में छिपकर घूम रहे हैं। उदयपुर से कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी बोले, कहा मुख्यमंत्री को हराकर यहाँ आया हूँ, मैं बाहरी नहीं हूँ बल्कि भारी हूँ। उदयपुर में जनता से किस मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं, इसके जवाब में बोले कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता गौरव बल्लभ, कहा जनता से हम लोग टूरिज्म इंडस्ट्री और माइनिंग इंडस्ट्री को बढ़ाने की मांग के साथ वोट मांग रहे हैं। बीजेपी द्वारा बाहरी होने का आरोप लगाए जाने पर उन्होंने कहा कि वो मुझे बाहरी कहते हैं, लेकिन मैं उन पर भारी हूँ, अकल में भी भारी हूँ, शरीर पर भी भारी हूँ। बीजेपी का प्रत्याशी तो उदयपुर शहर का वोटर तक नहीं है, वह तो परदेसी है, जिनके लिए मुझे एक लाइन याद आती है, तुम तो ठहरे परदेसी, शाम को घर चले जाओगे। इसके बाद उन्होंने कई और बातें कही है। दोस्तों, स्पष्ट तौर पर गौरव बल्लभ को मैदान में उतारकर कांग्रेस पार्टी ने उदयपुर की सीट पर मुकाबला काफी कठिन कर दिया है बीजेपी उम्मीदवार के लिए। जो भी अपडेट आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ नागौर के MP और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया हनुमान बेनीवाल इस बार विधानसभा चुनाव में खुद की पार्टी RLP को वोट नहीं दे पाएंगे। उनके छोटे भाई और खीसर के मौजूदा MLA नारायण बेनीवाल भी RLP को वोट नहीं दे पाएंगे। इतना ही नहीं, दोनों भाइयों का परिवार भी RLP को वोट नहीं दे पाएगा। हनुमान बेनीवाल और उनके भाई नारायण बेनीवाल प्रदेश की अलग अलग जगह पर आयोजित RLP की चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए जा रहे हैं और बीजेपी कांग्रेस दोनों को निशाने पर ले रहे हैं। हेलीकॉप्टर लेकर प्रदेश भर का दौरा करने के लिए RLP लगातार प्रयास कर रही है और जनता से वोट
भी मांग रही है। नागौर के खीसर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हनुमान बेनीवाल आरएलपी प्रत्याशी बनकर भी मैदान में उतरे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों बड़ी बात यह है कि नागौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी ने हरेंद्र मिर्धा और बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को मैदान में उतारा है। पूर्व विधायक हबीबुर रहमान और सुरेंद्र दौतर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अभिनव राजस्थान पार्टी ने यहाँ पर मेहराम बसपा से भवराई को मैदान में उतारा है। वहीं पर 4 अन्य प्रत्याशी भी निर्दलीय मैदान में है। चौंकाने वाली बात यह है कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी ने यहाँ से कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। हालांकि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे दौतर खुद को आरएलपी नेता बताते हैं। दौतर ने बताया है कि वो आरएलपी के सच्चे सिपाही है, लेकिन हनुमान बेनीवाल के पार्टी की टिकट पर कोई ऑफिशियल कैंडिडेट यहाँ पर नहीं है, तो हनुमान बेनीवाल अपने क्षेत्र के अंदर ही किसी को वोट नहीं दे पाएंगे। इसके बाद विरोधी कह रहे हैं कि ये मिली भगत के तहत ऐसा किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की ओर से भाजपा से मिले भगत होने का आरोप लगाया गया है। दोस्तों साथ साथ मानहानि मामले में अदालत में पेश हुए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में लाया गया अमृतसर। आपके नेता को तिहाड़ जेल से दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में लाया गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया द्वारा मानहानि के लिए दायर किए गए नए केस में अमृतसर जिला न्यायालय में पहुंचे संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह भी अदालत में मौजूद रही। इस दौरान अमृतसर जिला न्यायालय के बाहर संजय सिंह के वकील एडवोकेट परमिंदर सिंह सेठी ने पत्रकारों से बातचीत भी की है। साथ साथ टीम इंडिया की प्रैक्टिस जर्सी को लेकर ममता बनर्जी ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अब सब कुछ भगवा हो रहा है, हमें अपने भारतीय खिलाड़ियों पर गर्व है, मुझे विश्वास है कि वह इस बार विश्व विजेता बनेंगे। लेकिन जब वो अभ्यास कर रहे थे तो उनकी ड्रेस भी भगवा हो गई थी। पहले वो नीले कलर की हुआ करती थी, यहाँ तक कि मेट्रो स्टेशन को भी भगवे कलर में रंगा जा रहा है। एक बार मैंने सुना था कि मायावती ने मूर्ति बनवाई है, लेकिन अब यह सामान्य हो गया है। अब हर चीज का नाम नमो के नाम पर रखा जा रहा है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम आज फाइनल में भारत का झंडा लहराने के लिए अहमदाबाद में मैदान में उतरने वाली है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अगर आप भी अपनी टीम को कांग्रेचुलेशन कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। और कौन आज मैन ऑफ द मैच होगा और मोहम्मद शमी कितनी विकेट आज लेंगे। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी भी अहमदाबाद जा रहे हैं, तो इस पर कांग्रेस पार्टी के नेता तंज कसते हुए प्रधानमंत्री मोदी से कह रहे हैं कि आप कृपया करके अहमदाबाद मत जाइए, भारत के लिए आप बैड लक हैं। इस तरीके की चीजें भी चल रही है। कुल मिलाकर दोस्तों अपने स्तर पर भी लोग प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा की जमकर आलोचना कर रहे हैं। साथ साथ 70 साल में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी देश के दूतावास ने सरकार से नाउमीदी छोड़कर विपक्ष के नेता श्रीनिवास बीवी से मदद मांगी थी। दरअसल दोस्तों कोरोना काल के दौरान जब ऑक्सीजन की जरूरत थी तो न्यूजीलैंड की एम्बेसी ने भारत सरकार से सहयोग मांगने की जगह कांग्रेस पार्टी के नेताओं से सहयोग मांगा था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बयान पर तंज कसते हुए कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी जितना चाहे जोर से चिल्लाकर बोल ले कि कोविड टाइम में भाजपा के लोगों ने लोगों की मदद की थी, लेकिन हकीकत किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि विदेशी राजदूत भी भारत के अंदर सरकार से नहीं बल्कि बीवी श्रीनिवास से मदद मांग रहे थे। कांग्रेस पार्टी के उस युवा नेता से समर्थन मांग रहे थे, गैस का सिलेंडर मांग रहे थे, जो अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों तक सिलेंडर और तमाम सामान पहुंचा रहे थे। साथ साथ दोस्तों ऑटो ड्राइवर ने एकजुटता के साथ तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने की बात कही है। कांग्रेस पार्टी 12,000 रुपए हर सालाना ऑटो ड्राइवर को देने जा रही है। ये तरीके से ये मदद कांग्रेस पार्टी करेगी और इसीलिए उनका स्वागत करते हुए रेवंत रेड्डी के समर्थन में नारेबाजी की गई है। ऑटो ड्राइवर यूनियन की ओर से भी कांग्रेस पार्टी को वोट करने की अपील की गई है। माहौल पूरी तरीके से तेलंगाना में बदल चुका है। साथ साथ सीएम केजरीवाल ने चीफ सेक्रेटरी के घोटाले की रिपोर्ट एलजी को भेजी है। कहा नरेश कुमार को तुरंत हटाया जाए। विजिलेंस के मंत्री आतिशी सिंह ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नरेश कुमार ने बेटे की एक और कंपनी को दिल्ली सरकार के ILBS अस्पताल में बिना टेंडर AI सॉफ्टवेयर बनाने का काम दिलाया है। इसके जरिए करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाने का प्रयास किया जा रहा है और मामले की रिपोर्ट पर जल्द कार्रवाई करते हुए एलजी से कहा गया है कि तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। साथ साथ दोस्तों ऐतिहासिक मतदान में महिला सशक्तिकरण की अहम भूमिका रही है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि मध्य प्रदेश के अंदर महिलाओं के ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट के तौर पर है, क्योंकि लाडली बहना योजना बीजेपी लेकर आई है। लेकिन तमाम रिपोर्टों के अंदर यह भी जानकारी है कि लाडली बहना योजना जितनी महिलाओं को मिलना चाहिए उसके आधी महिलाओं को भी नहीं मिल पाई है और यही बड़ा कारण है कि आधी महिलाएं तो बीजेपी से पूरी नाराज हैं। वोट परसेंटेज बढ़ने का मतलब एक तरीके से नाराजगी व्यक्त करना भी कहा जा सकता है, लेकिन बीजेपी इसे अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ डिंपल यादव ने दिखाई पीडीए यात्रा को हरी झंडी, बोली यूपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। डिंपल यादव कन्नौज पहुंची थी, जहां से उन्होंने यात्रा का शुभारंभ कर दिया है। 2024 के चुनाव में कन्नौज से चुनाव लड़ने को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। साथ साथ तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाली मशहूर अभिनेत्री विजया शांति ने कहा कि अगर वाकई बीआरएस पार्टी इतनी ज्यादा भ्रष्ट है तो भाजपा सरकार ने अब तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की थी, केसीआर को अब तक जेल में क्यों नहीं भेजा गया था। इस पूरे मामले पर जवाब बीजेपी के नेताओं को देना है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने उनको बड़ी जिम्मेदारी दी थी, बड़े नेता के तौर पर पद दिया था, लेकिन विजय शांति कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कैंपेन का चीफ कोऑर्डिनेटर भी बनाया है। अब वो प्रचार प्रसार करके कांग्रेस पार्टी को और
सीटें दिलवाने का प्रयास कर रही है। साथ साथ गहलोत पूरा खजाना गरीबों पर लुटा रहे हैं। प्रधानमंत्री के बयान पर खड़गे ने करारा जवाब दिया है। खड़गे बोले कि बीजेपी के लोग जितना चाहे बोल ले, लेकिन हकीकत यही है कि अशोक गहलोत ने जबरदस्त काम किया है। अशोक गहलोत ने लोगों को इतनी राहत पहुंचाई है कि लोग इस बार स्पष्ट तौर पर कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। आप लोग हमारे साथ लगातार बने रहे दोस्तों, इसलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। और दोस्तों हमारी इंडिया टीम आज फाइनल खेलने जा रही है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, जीतेगा इंडिया जुड़ेगा भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।